ये वीडियो एक खुद बनाया गया सस्ता निर्माण सुपर मटेरियल के बारे में है, जिससे आप लगभग सब कुछ बना सकते हैं। मैंने इसे पूरे 1 साल तक शूट किया। अब समय आ गया है कि बीते निर्माण सीजन को समेटा जाए। मुझे लगता है ये इसके लायक है। जो दर्शक पेसनी आशिक ओसियाका चैनल के नियमित दर्शक हैं, जो सभी प्रोजेक्ट्स को ध्यान से देखते हैं और कुछ भी नहीं छोड़ते, उनके लिए भी यह वीडियो दिलचस्प होगा, क्योंकि मैं बताऊंगा कि समय बीतने के बाद सभी बनाए गए प्रोजेक्ट्स का उपयोग कैसे हो रहा है और वे अब कैसे हैं। इस सामग्री के साथ काम करना बहुत आसान और सुविधाजनक है। जो भी काम किया सब कुछ अच्छा हुआ। एक बार जो दिखने में महंगी और मजबूत लगती है, लेकिन असल में हल्की और सस्ती है, गहरी जैविक सफाई वाला सेप्टिक टैंक, जिसे पंप करने की जरूरत नहीं होती। इसका ढांचा खरीदे गए टैंक की सिर्फ डिलीवरी से भी सस्ता पड़ता है। सभी सामान एक साधारण कार में लाया जा सकता है। इस सामग्री से बनी बाग की पगडंडियां, जिन्हें हल्केपन के कारण आधार तैयार करने की जरूरत नहीं होती, इतनी शानदार होती हैं कि उन पर अमीर लोग भी रश्क करेंगे। और इसका उपयोग स्विमिंग पूल बनाने में करने से इसकी कम तापीय चालकता के कारण पानी बहुत जल्दी गर्म हो जाता है और इसकी जल रोधकता के कारण महंगी वाटरप्रूफिंग की जरूरत नहीं पड़ती। और यह हमारे बागवानों, किसानों, गांव के निवासियों और शहरी निजी क्षेत्र के लोगों के लिए अमेरिकियों से प्रति व्यक्ति स्विमिंग पूल की संख्या में आगे निकलने का मौका है। इस सामग्री से बने गेट धातु और लकड़ी के गेट्स के मुकाबले बहुत सारी सुंदर फिनिशिंग कोटिंग्स से सजाए जा सकते हैं, चाहे वे खरीदी गई हों या सस्ती घरेलू बनाई गई हों। घास काटने के बाद बची घास के लिए बना घरेलू कंपोस्टर अपनी बेहतरीन तापीय दक्षता के कारण कंपोस्टिंग को एक नए स्तर पर ले जाता है। ऊंची, गर्म, अत्यधिक उपजाऊ और थर्मल इंसुलेटेड कैरी न केवल ठंडे मौसम में फसल उगाने में मदद करेगी, बल्कि यह पोस्ट एपोकैलिप्स जैसी स्थिति में भी जीवित रहने में सहायक हो सकती है, अगर अचानक सूरज पहले की तरह चमकना और गर्मी देना बंद कर दे। पिछली वीडियो में मैंने इस अनोखे मटेरियल से गार्डन फर्नीचर बनाने की भी कोशिश की थी। नतीजा उम्मीद से कहीं बेहतर रहा। तो चलिए सब कुछ क्रम से जानते हैं। सभी को नमस्कार। पिछला निर्माण सीजन मैंने डीप बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट वाले सेप्टिक टैंक के रिंग्स के लिए मोल्ड बनाने से शुरू किया था, जिसे मेरी योजना के अनुसार कभी पंप करके खाली करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने मोल्ड को लकड़ी के टुकड़ों और बेकार फाइबर बोर्ड के टुकड़ों से बनाया। सारी चीजों को पुराने टेबल टेनिस टेबल के हिस्से पर फिक्स कर दिया। मैंने 3 सेंटीमीटर मोटाई वाले पेनोप्लेक्स कंफर्ट शीट्स खरीदे और उन्हें लकड़ी की आरी के हैंडल से अलग किए गए ब्लेड की मदद से खुरदुरा बना दिया। दो शीट्स को लंबाई में जोड़कर चिपका दिया। मैंने उस गोंद का इस्तेमाल किया जो खास तौर पर मिनरल वूल और फोम शीट्स को दीवारों पर चिपकाने और उनकी सतह पर बेस रीइंफोर्सिंग परत बनाने के लिए बनाया गया है। साथ ही मैंने 5 बाय 5 मिलीमीटर की सेल वाली शार्प प्रतिरोधी फाइबर ग्लास जाली का भी इस्तेमाल किया। चिपकाए गए शीट्स के एक तरफ मैंने बेस रीइंफोर्सिंग परत भी लगाया। सारे सामान किसी भी बिल्डिंग मटेरियल की दुकान में मिल जाते हैं। तैयार की गई शीट को मैंने साँचे पर लपेटा और उसे वर्टिकल लकड़ी के टुकड़ों से फिक्स किया। पेनोप्लेक्स मटेरियल दबाव सहने में काफी मजबूत है, इसलिए इसका फर्श की इंसुलेशन में खूब इस्तेमाल होता है। इसे भारी स्क्रीड के नीचे भी आसानी से लगाया जाता है, लेकिन यह मोड़ने पर थोड़ा नाजुक होता है। कुछ खास परिस्थितियों में इंसुलेशन मटेरियल को मोड़ा जा सकता है। हमारी छत के नीचे की जगह छोटी होने के कारण हम मोल्ड पर 2 चिपके हुए शीट से बड़ी शीट नहीं चढ़ा सकते थे, इसलिए अगले पेनोप्लेक्स शीट्स को मैंने वहीं पर फोम से चिपकाया। मजबूत और तेजी से चिपकाने के लिए एक्सट्रूडेड पॉलीस्टायरीन पर निर्माण ग्रेड पॉलीयूरिथेन चिपकने वाला फोम बहुत अच्छा काम करता है। माउंटिंग फोम के मुकाबले ये गोंद बहुत कम फैलता है, इसलिए ऐसे कामों के लिए इसका इस्तेमाल करना ज्यादा आसान है। मैंने बेस रीइंफोर्सिंग परत लगाना और मोल्ड मैट्रिक्स पर शीट चढ़ाना जारी रखा। मेरे जैसे एक औसत व्यक्ति के लिए, जिसकी शिक्षा भी किसी कारीगर वाले पेशे की नहीं है, सब कुछ बहुत आसानी से हो गया, जो इस तरीके की सरलता को दर्शाता है। गर्म मौसम में कुछ मिलीमीटर मोटी सुदृढ़ीकरण परत बहुत जल्दी सेट हो जाती है। आकार को बनाए रखने वाले लकड़ी के टुकड़े अब जरूरी नहीं है। क्योंकि सेप्टिक टैंक एक अहम चीज है, इसे कम से कम बाहर से मिट्टी का दबाव और अंदर से सामग्री का दबाव सहना चाहिए। मैंने सुदृढ़ीकरण परत को दोबारा लगाने का फैसला किया। मैंने फैसाड के पेशेवरों से सुना है कि डबल सुदृढ़ीकरण से मजबूती कई गुना बढ़ जाती है। हमारा सेप्टिक टैंक गर्म होना चाहिए, निश्चित रूप से।
यह सीवेज के पानी की सफाई के दौरान बैक्टीरिया के तेज और बेहतर काम करने में मदद करेगा। शुरुआत में मैंने सिर्फ रिंग्स को मोल्ड से हटाने की योजना बनाई थी, लेकिन उस समय दूसरी जोड़ी हाथ न होने के कारण मैंने दूसरा तरीका अपनाया और अस्थायी रूप से फॉर्म वाले साँचे को खोल दिया। देखो कितनी खूबसूरती है। फिर मैंने सेप्टिक रिंग के अंदरूनी हिस्से पर भी मजबूत करने वाली परतें लगाईं। फेसाड को इंसुलेट करने में पेनोप्लेक्स तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। इसमें वह कमी नहीं है जैसे कि हवा का अंदर आना, जो मिनरल वूल से इंसुलेट की गई दीवारों में हो सकता है। ये आपको पूरे घेरे में इंसुलेशन करने की सुविधा देता है। ये इमारत के चारों ओर की पट्टी, प्लिंथ, फर्श, दीवारों, बालकनी और छतों के इंसुलेशन के लिए उपयुक्त है। सही तरीके से इस्तेमाल करने पर ये फ्रेम वाली दीवारों में भी बेहतरीन प्रदर्शन करता है। इसलिए जब मैंने तकनीक के अनुसार मजबूत करने वाली परतें लगाईं, तो मुझे पूरा भरोसा था कि वे गिरेंगी नहीं, बल्कि बहुत लंबे समय तक टिकेंगी। ये तकनीक सरल और आसान है। इसे दशकों और लाखों वर्ग मीटर फासाद पर आजमाया गया है, जिसमें जाली और पेनोप्लेक्स पर लगाए गए मिश्रणों का इस्तेमाल हुआ है। जिस व्यक्ति ने पहली बार प्लास्टरिंग के साधारण औजार हाथ में लिए हैं, जैसे मैंने लिया था, वो भी यकीनन पहली बार में ही सब कुछ सही कर लेगा। आप टुकड़ों में भी ग्लास फाइबर जाली का इस्तेमाल कर सकते हैं। बस कम से कम 10 सेंटीमीटर की ओवरलैपिंग जरूरी है। ऐसे रिंग्स की लागत क्लासिक कंक्रीट रिंग्स की सिर्फ डिलीवरी और अनलोडिंग की कीमत से भी कम पड़ती है, क्योंकि कंक्रीट रिंग्स के लिए महंगी स्पेशल मशीनरी की जरूरत होती है। इन रिंग्स के सारे सामान आप अपनी पर्सनल कार में भी ला सकते हैं। पहली रिंग के बाद अगले कुछ दिनों में मैंने बिना किसी खास मेहनत के जरूरत के मुताबिक रिंग्स बना ली। आखिरी रिंग बनाते समय मैंने आने वाले सेप्टिक टैंक की वाटरप्रूफिंग के बारे में सोचना शुरू किया और मुझे समझ आया कि मैंने बड़ी गलती कर दी जब मैंने शुरू में ही पेनोप्लेक्स के बड़े फायदे का इस्तेमाल करने के बारे में नहीं सोचा, जैसे कि लगभग शून्य जल अवशोषण और इसके परिणाम स्वरूप 100% जल रोधकता। अरे अफसोस है, दुख की बात है कि अच्छा विचार, जैसा अक्सर होता है, बाद में ही आता है। थोड़ा सा सांस लेकर और इसी तरीके से कुछ और चीजें बनाकर, जिनके बारे में मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा, मैंने गर्म और पहले से ही पूरी तरह सीलबंद सेप्टिक टैंक बनाने का काम शुरू किया। सेप्टिक परियोजना पुनः लोडिंग में मैंने पूरी तरह से डमी मोल्ड का इस्तेमाल न करने का फैसला किया। हालांकि इसे बनाने में ज्यादा समय नहीं लगा, लेकिन समय भी तो पैसे ही होते हैं। इसलिए जो लोग इसे दोहराने का फैसला करेंगे, उनके लिए ये और भी आसान होगा। फोम से अस्थायी रूप से चिपकाई गई जाली के टुकड़े की मदद से मैंने पहले से मुड़ी हुई पेनोप्लेक्स के टुकड़े बनाए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2 क्यूबिक मीटर की एक टंकी के लिए मुड़ी हुई तैयारियों की सिर्फ 8 टुकड़े ही चाहिए थे। 4 शीट से मैंने सेप्टिक टैंक का आधार चिपकाया। मैंने अतिरिक्त निकला हुआ गोंद काट दिया। एक लकड़ी के टुकड़े को कंपास की तरह इस्तेमाल करते हुए 1.5 मीटर व्यास का एक वृत्त बनाया। बांधी हुई पेंसिल ने सामग्री पर ज्यादा दबाव डाला, बजाय इसके कि उस पर लाइन खींचे, लेकिन लाइन दिख रही थी और यही सबसे जरूरी था। पेनोप्लेक्स बिल्कुल भी पानी नहीं छोड़ता, लेकिन जो जोड़ पॉलीयूरिथेन गोंद फोम से चिपकाए गए हैं, वे पानी छोड़ सकते हैं। इसलिए एक विकल्प था कि ऐसा गोंद चुना जाए जो पानी न छोड़े। लेकिन गोंद फोम के साथ काम करना बहुत ही आसान और तेज है, इसलिए यह तय किया गया कि बहुत ही कम मात्रा में वाटरप्रूफिंग का इस्तेमाल किया जाए और सिर्फ जोड़ ही सील किए जाएं। नमी रोधी वाटरप्रूफिंग सस्ती होती है और केवल नमी से ही बचाती है। इसका इस्तेमाल उदाहरण के लिए बाथरूम की दीवारों पर किया जा सकता है। टाइल लगाने से पहले इसे लगाया जाता है। यह विभिन्न नम स्थानों की वाटरप्रूफिंग के लिए बनाई गई है। यहाँ पर पानी रोधी वाटरप्रूफिंग की आवश्यकता थी। ऐसी वाटरप्रूफिंग का उपयोग जलाशयों, शुद्धिकरण संयंत्रों, स्विमिंग पूल और पानी के टैंकों के अंदर किया जाता है। इससे सेप्टिक टैंक की पूरी सतह को सील करना बहुत महंगा पड़ता। हल्की शीट्स को लाइन के अनुसार गोल आकार में चिपकाना कोई मुश्किल काम नहीं था। उस समय तक मैं महंगी, भरोसेमंद 2 घटक वाली इलास्टिक वाटरप्रूफिंग की महंगाई खुद झेल चुका था। जब मैंने हमारे मुख्य घर की ओपन बालकनी की पूरी फर्श को वाटरप्रूफ किया था, उन कामों के बाद थोड़ी सी वाटरप्रूफिंग सामग्री बच गई थी। अनुमान लगाकर मैंने सोचा कि यह भविष्य के सेप्टिक टैंक के सभी जोड़ सील करने के लिए काफी होना चाहिए। आगे की बात तकनीक की है, या यूं कहें कि टेक्नोलॉजी की। जैसे रिंग्स के साथ किया था, वैसे ही आधार सुदृढ़ीकरण परत लगाई जाती है। पहले विकल्प के सेप्टिक टैंक के लिए डबल आर्मिंग वाली रिंग्स को अच्छे से छूकर और घुमाकर देखा। इस बार मैंने सिंगल आर्मिंग से ही काम चलाने का फैसला किया। 2 लेयर में आर्मिंग करना शायद जरूरत से ज्यादा सतर्कता थी।
चैनल पर लगभग कोई मोनेटाइजेशन नहीं है, इसलिए मैं आपके समर्थन के लिए बहुत आभारी रहूंगा, खासकर उन अल्ट्रा बजट तरीकों के लिए जिन्हें हमने चैनल पेसनी याशी कोसियाका पर लागू करने की कोशिश की थी। आप ये YouTube पर स्पॉन्सरशिप बटन के जरिए कर सकते हैं। रूस के दर्शक प्रोजेक्ट्स को बूस्टी सर्विस के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। लिंक मैंने वीडियो के नीचे छोड़ी है। अधिक भरोसेमंद बनाने के लिए मैंने सीलिंग को बाहर की तरफ से भी दोहराया। जब पेनोप्लेक्स को दोनों तरफ चिपकने वाले मिश्रण और फाइबर ग्लास जाल से मजबूत किया जाता है तो वह सिर्फ प्लास्टर किया हुआ एक्सट्रूडेड पॉलीस्टाइरीन नहीं रहता, बल्कि एक असली मजबूत मिश्रित सामग्री बन जाता है। गोल आकार पूरी संरचना को अतिरिक्त मजबूती प्रदान करेगा। सीवेज अपशिष्ट जल की सफाई और उसकी जटिलताओं का अध्ययन करते हुए मैंने समझा कि खरीदे गए गहरे जैविक शुद्धिकरण वाले सेप्टिक टैंकों की लागत का बड़ा हिस्सा वास्तव में बड़ी प्लास्टिक की टंकी ही होती है। ऐसे विकल्प से उस पर अच्छी खासी बचत होनी चाहिए। वैसे खरीदे गए और तैयार सेप्टिक टैंक की कीमतें आसमान छूती हैं। गहरे बायो शुद्धिकरण वाले सेप्टिक टैंकों में सारी सफाई का काम बैक्टीरिया करते हैं, जिन्हें गर्मी पसंद होती है। इसलिए पेनोप्लेक्स की उच्च तापीय इंसुलेशन क्षमता वही है जो चाहिए। गर्म कंपोजिट से बना सेप्टिक टैंक ठंडे मौसम में भी उतनी ही प्रभावी तरीके से काम करना चाहिए जितना गर्मी में करता है। मुझे उम्मीद थी कि मैं ऐसा सेप्टिक टैंक बना पाऊंगा जिसकी विशेषताएं खरीदे गए टैंकों से बेहतर हों, और सबसे महत्वपूर्ण, वह कई गुना सस्ता भी हो। बाहर से देखने पर जटिल लगने वाली यह व्यवस्था, जिसमें ब्रश फिल्टर मीडिया, पॉलीप्रोपाइलीन पाइपों की प्रणाली और एरेशन के लिए कम पावर वाला कंप्रेसर शामिल है, आसानी से बनाई जा सकती है और इसकी लागत भी बहुत कम आती है। हाल के दिनों में हमारे यहाँ सोज नदी, जिसके पास हमारा गांव स्थित है, असामान्य रूप से बार-बार और बहुत अधिक उफान पर आने लगी है। यहाँ तक कि सर्दियों में भी। कुछ समय पहले तक हमारी नदी को देखना भी दुखद था, वह बहुत सूख गई थी, लेकिन अब सब कुछ पूरी तरह बदल गया है। नदी में अब बहुत पानी आ गया है। सोज नदी निपर में मिलती है और निपर ऐसा लगता है जैसे किसी बांध से रोक दी गई हो। सर्दियों में बर्फ कम थी, लेकिन वसंत की बाढ़ बहुत तेज और लंबी रही। भूमिगत जल बहुत ऊपर तक उठ गया और यहाँ तक कि हमारे घर के कम गहरे तहखाने में भी अचार और जार लेने के लिए मछुआरों के जूते पहनकर जाना पड़ता था। यहाँ तक कि जब गर्मी शुरू हो गई तब भी भूमिगत जल ऊंचा ही रहा और मैं किसी भी तरह से जमीन के काम शुरू नहीं कर पा रहा था। सेप्टिक टैंक को आजमाने की जल्दी थी, उसे जमीन में ठीक से लगाना अभी मुमकिन नहीं था। इसलिए मैंने फैसला किया कि उसकी पहली सीलिंग टेस्टिंग सतह पर ही कर लूं। इसके लिए मैंने आंगन में ऐसी जगह चुनी जहां वह किसी को परेशान न करे। मैंने अस्थायी आधार तैयार किया जो दबाए और समतल किए हुए रेत से बनाया था। आखिरकार पानी के साथ इसका वजन 2 टन से ज्यादा हो जाएगा और ये कोई मजाक नहीं है। उस समय तक याशा कोश्याक के गीत चैनल पर पहले ही इंसुलेटेड रिंगों से सेप्टिक टैंक के निर्माण की शुरुआत पर वीडियो आ चुका था। मैंने टैंक की ऊंचाई को जरूरी स्तर तक बढ़ाना शुरू कर दिया। सेप्टिक पर वीडियो ने चैनल के दर्शकों में बहुत ज्यादा रुचि और ढेर सारे सवाल पैदा कर दिए। मैं बिल्कुल भी अपने दर्शकों की उम्मीदों को धोखा नहीं देना चाहता था। मुड़ा हुआ पेनोप्लेक्स की दूसरी कतार लगाना भी कोई मुश्किल काम नहीं था। मैंने फिर से बने जोड़ों को दोबारा सील कर दिया। आगे का काम फिर से तकनीक या कहें तो टेक्नोलॉजी का है। मैं काम कर रहा था और लगातार सोच रहा था कि सेप्टिक टैंक के बारे में नया वीडियो कैसे बनाऊं, जो अभी तक किसी वजह से सतह पर ही है। बहुत से लोग इसे समझ नहीं पाएंगे, सोचेंगे कि याशा कोश्याक बिल्कुल पागल हो गया है। मुझे पता है कि चैनल पर सबसे बेहतरीन दर्शक हैं, लेकिन ऐसे सेप्टिक टैंक के साथ वे भी मेरा मजाक उड़ा सकते हैं। और तभी मुझे एक विचार आया। मैंने सोचा सेप्टिक एक बड़ी टंकी है गंदे पानी के लिए, और उदाहरण के लिए प्लंज पूल या मिनी स्विमिंग पूल भी एक टंकी है पानी के लिए, लेकिन साफ पानी के लिए। इसलिए जिस नाम से भी उस टंकी के नमूने को पुकारा जाए उसका कोई फर्क नहीं पड़ता अगर इस तरह से एक अच्छी तरह से काम करने वाली सील बंद प्लंज पूल या मिनी पूल तैयार हो जाती है। ये भी उतनी ही बड़ी सफलता है, बल्कि और भी बड़ी, क्योंकि ये विधि की बहुउपयोगिता को काफी बढ़ा देती है। मैं इस नवाचार को अपने तक नहीं रख सका और जल्दी ही एक नया वीडियो बना दिया। लेकिन अब ये प्लंज पूल यानी मिनी पूल के बारे में है। सबसे सस्ते टाइल चिपकाने वाले की मदद से मैंने कल के सेप्टिक टैंक को प्लंज पूल यानी मिनी पूल के रूप में भूमध्य सागरीय शैली में सजाया। पत्नी और बेटी ने पेंटिंग में मदद की, पानी भर दिया और वॉइला, अचानक आंगन में एक शानदार प्लंज पूल यानी मिनी पूल बन गया। 2 घन मीटर पानी के लिए पूरी तरह से सील बंद टंकी बन गई, मजबूत, लागत में बहुत सस्ती और गर्म। धूप वाले दिनों में इसमें पानी बहुत जल्दी गर्म हो जाता था
और ठंडी रातों में भी ज्यादा ठंडा नहीं होता था। दर्शकों ने जो अगला वीडियो गर्म सेप्टिक टैंक के बारे में देखने का इंतजार कर रहे थे, जब उन्होंने प्लंज पूल के बारे में वीडियो देखा तो समझ गए कि यह तरीका पूरी तरह से कारगर है। गर्मी के दूसरे हिस्से तक जमीन के नीचे का पानी आखिरकार कम हो गया। इसी दौरान हमारा पुराना सेप्टिक टैंक भी किसी तरह से काम करने लगा। मुसीबत टल चुकी थी। मैं निश्चिंत हो गया और तय किया कि भारी जमीन के काम अगले सीजन के लिए टाल दूं। इस वीडियो के रिलीज होने के समय ये प्रोजेक्ट सर्दियों की परीक्षा से गुजर रहा है। अगर ऐसी टंकी का इस्तेमाल डुबकी टब, स्विमिंग पूल या सिंचाई के लिए किया जाता है तो सर्दियों में इसे खाली करना जरूरी है। नीचे कोई नल अभी नहीं है। मैंने यह काम सबमर्सिबल पंप रुचेक से किया। ऐसी टंकी के साथ तो घास भी और हरी हो गई है। और ये वो चीज है जो मैंने बनाई जब मैं रिंग्स और सेप्टिक के बीच में थोड़ा आराम कर रहा था, एक मिनी स्विमिंग पूल के तौर पर। यह कटी हुई घास के लिए कंपोस्टर है और इसे शुरू से ही कंपोस्टर के रूप में सोचा गया था। इस पर मैंने अस्थायी रूप से लगाई गई जाली की मदद से पेनोप्लेक्स को बहुत छोटे रेडियस, लगभग सीधे कोण पर मोड़ने की तकनीक आजमाई। लकड़ी की तख्तियों से बना कंपोस्टर बहुत कम समय में लगभग पूरी तरह से बेकार हो गया। यह हमारा पहला कंपोस्टर नहीं है। समय समय पर हमें इन्हें फिर से बनाना पड़ता है। हमारे पास 2 लगातार उपयोग में आने वाले कंपोस्टर हैं। मुझे इन्हें बार बार बनाना अब अच्छा नहीं लगता और मैंने तय किया कि मैं एक ऐसा कंपोस्टर बनाऊंगा जो 50 साल से भी ज्यादा चले, ठीक उतना ही जितना पेनोप्लेक्स चलता है। 50 साल शायद अधिकतम समय है जो कोई भी जुनूनी माली अपने शौक पर अपनी जिंदगी में खर्च करता है। आमतौर पर युवा लोग बागवानी नहीं करते। इंसान को जमीन की ओर उम्र के साथ खिंचाव महसूस होने लगता है। जितनी उम्र बढ़ती है उतना ही ज्यादा खिंचाव होता है। ये पृथ्वी के आकर्षण का एक जबरदस्त उदाहरण है। मकसद सीधा है, पूरी जिंदगी के लिए एक ही कंपोस्टर। हम इतने अमीर नहीं है कि बार बार चीजें बार बार फिर से बनाते रहें। इस प्रोजेक्ट का एक और मकसद था, ऐसे कंपोस्टर बनाना जिसमें खास खूबियां हों। लकड़ी के कंपोस्ट बॉक्स में कटी हुई घास और दूसरी जैविक चीजों के सड़ने की प्रक्रिया को लंबे समय तक देखते हुए मैंने देखा कि यह प्रक्रिया बीच में तो बहुत अच्छी चलती है लेकिन किनारों पर रुक जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दरारों वाली लकड़ी की तख्तें नमी के वाष्पीकरण को ठीक से रोक नहीं पाती। सूखे माहौल में बैक्टीरिया काम करना बंद कर देते हैं, इसलिए ऐसा ही होता है। पेनोप्लेक्स जो लगभग नमी को सोखता नहीं है और बिल्कुल भी नमी को पार नहीं होने देता, सब कुछ बदल सकता है। मैंने ये भी सोचा कि इंसुलेटेड कंपोस्टर में अपघटन करने वाले बैक्टीरिया का काम ठंडे मौसम में कम धीमा होगा और इससे अच्छे गुणवत्ता वाले कंपोस्ट बनने की प्रक्रिया तेज होनी चाहिए, जैसे कि रिंग्स में किया था। कंपोस्टर के लिए भी मैंने सिर्फ 3 सेंटीमीटर मोटाई वाला पेनोप्लेक्स इस्तेमाल किया। ऐसी देखने में मजाक जैसी मोटाई के बावजूद इस सामग्री की थर्मल इंसुलेशन क्षमता बिल्कुल भी मजाक नहीं है। 3 सेंटीमीटर की मोटाई सूखी लकड़ी के 17-18 सेंटीमीटर मोटे बीन के बराबर थर्मल इंसुलेशन देती है, या फिर 2 से ज्यादा ईंटों की दीवार के बराबर। और यह कोई कल्पना नहीं है, यह आधुनिक तकनीक है। जैसा कि मैंने पहले बताया, प्लास्टरिंग के लिए मैं खास चिपकने वाले मिश्रणों का इस्तेमाल करता हूँ। इन्हें ही इंसुलेशन बोर्ड के लिए गोंद कहा जाता है। ये अलग अलग ब्रांड्स द्वारा बनाए जाते हैं और सभी निर्माण सामग्री की दुकानों में मिल जाते हैं। मैं किसी खास निर्माता को नहीं चुन सकता क्योंकि मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ, इसलिए शायद इनके साथ काम करने में कोई फर्क भी महसूस नहीं करता। असल में प्रोफेशनल्स ही मटेरियल्स को लेकर बहुत चुनिंदा होते हैं, लेकिन हम घरेलू कारीगर लोग थोड़े साधारण होते हैं। मैं आमतौर पर दुकान में जो सबसे सस्ती मिक्स होती है वही खरीदता हूँ। अगर कोई ऑफर चल रहा हो तो और भी अच्छा। जब मुझे कोई ऐसी मिक्स मिलेगी जो बाकी सबसे बहुत अलग हो तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। मैंने कंपोस्टर के खुलने वाले हिस्से और ढक्कन की किनारी 50 mm की सीवेज पाइप से बनाई है। ये सस्ती है और प्रोडक्ट को अच्छा फिनिश्ड लुक देती है। हिंग्स और हैंडल भी मैंने उसी पाइप से काटकर बनाए हैं। पत्थर की टेक्सचर मैंने सबसे सस्ते टाइल्स के गोंद की मदद से बनाई है। जॉइंट्स को मैंने मुड़ी हुई तार के टुकड़े से खींचकर बनाया है। पत्नी ने पेंटिंग में मदद की। हमने सबसे सस्ती बाहरी पेंट और करीब 5 रंग मिलाने वाले कलर यूज किए। ऊपर से कंपोस्टर को पत्थर के लिए एंटीसेप्टिक टिंटेड एक्रिलिक वार्निश से ढक दिया।
मैं पुराने कंपोस्टर को खोल रहा हूँ और वॉइला, उसकी जगह अब नया कंपोस्टर है, भूमध्य सागरीय शैली का कंपोस्टर। कंपोस्ट 70 डिग्री तक गर्म हो गया और ये कोई मजाक नहीं है, यहाँ तक कि इसे ठंडा भी करना पड़ा। कंपोस्टर सर्दियों की परीक्षा से गुजर रहा है। उम्मीद है कि उसमें मौजूद बैक्टीरिया ठंडी सर्दियों में भी सुस्त नहीं होंगे। इस तरीके से समतल पैनल बनाना तो बेहद आसान और मजेदार कसरत है। पैनल की चौड़ाई 2 मीटर है, इसलिए हर जगह तक पहुंचने के लिए मैं समय समय पर सतह के ऊपर एक तख्ती पर संतुलन बनाकर काम करता रहा। सपाट सतहों को मजबूत करते समय पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण हमारी मदद करता है और इस तरह का काम न सिर्फ कोई भी वयस्क कर सकता है जिसने कभी औजार या पलस्तर नहीं पकड़ा हो, बल्कि बच्चे भी इसे कर सकते हैं। मैंने अपने बच्चों पर भी ये आजमाया है जब हमने इसी तकनीक से बाहर का शौचालय बनाया था। मैंने फैसला किया कि मैं हमारे पुराने खुद बनाए हुए स्लाइडिंग गेट्स को मॉडर्न बनाऊंगा। मुझे धात की तेज आवाज और नालीदार धात की चादरों वाला भराव से अब ऊब हो गई थी। बार बार शीट्स को जोड़ना भी थकाऊ था। तेज हवाएं अक्सर उन्हें उखाड़ने की कोशिश करती थीं और गेट्स की उदास सी दिखने वाली हालत भी मुझे अब पसंद नहीं थी। आंगन में अब मेडिटेरेनियन स्टाइल उभरने लगा था और यहाँ ये 21वीं सदी की शुरुआत की बची खुची चीजें थीं। चारों तरफ लगभग पूंजीवाद है, लेकिन हमें अब भी एक ही ढर्रे पर ढाला जा रहा है। एक जैसी नालीदार धातु की चादरों से अब बोरियत हो गई थी। एक जैसे प्री फैब्रिकेटेड कंक्रीट की दीवारें भी अब अच्छी नहीं लगती थीं। जनता में विविधता लानी चाहिए, मैं यही सोच रहा था जब मैं काम कर रहा था। ग्लू मिक्सचर में पॉलीमर और पुराना भरोसेमंद सीमेंट होता है। पॉलीमर फोम शीट से अच्छी तरह चिपकने के लिए जिम्मेदार हैं और सीमेंट कुल मजबूती के लिए। जैसा कि सब जानते हैं, सीमेंट के घोल को पूरी मजबूती पाने में कम से कम 28 दिन लगते हैं। इसलिए ये कि ये सामग्री पहली बार सेट होने के बाद भले ही मुश्किल से, लेकिन कटर से काटी जा सकती है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये 28 दिन बाद भी वैसी ही रहेगी। पैनल के आकार के अनुसार काटकर मैंने उसे उसी पॉलीयूरेथेन गोंद फोम से गेट के फ्रेम पर चिपका दिया। शायद कोई ये सवाल पूछेगा कि याशा कोस्यात ने इतने गर्म गेट क्यों बनाए। भले ही गेट में फोम प्लेक्स का बहुत प्रभावी इंसुलेटर होने का गुण इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन इसकी जन्मजात टिकाऊपन, जैविक शरण के प्रति प्रतिरोध और सुरक्षा का फायदा जरूर उठाया जाता है। और जाहिर है ये भी कि जब इसे दोनों तरफ से मजबूत किया जाता है तो ये एक मजबूत और भरोसेमंद कंपोजिट बन जाता है, जिसकी खनिज सतह पर किसी भी रंग, पसंद और बजट के हिसाब से ढेर सारे फिनिशिंग कोटिंग्स लगाए जा सकते हैं। मध्य सागरीय शैली में प्राकृतिक पत्थर जैसा दिखाने के लिए मैंने गेट को सजाने का फैसला नहीं किया। पत्थर और गेट, ये दोनों चीजें ज्यादा मेल नहीं खाती। अब लकड़ी और गेट की बात अलग है, लेकिन वो बहुत साधारण लगता है। इस बार मैंने रंगीन रेत की खरीदी हुई कोटिंग चुनी, जिसे एक्रिलिक बेस में मिलाना था, और मैं मानता हूँ मुझे पछतावा हुआ। ये सस्ता भी नहीं है और काम करते समय कोई मजा भी नहीं आया। गैर पेशेवरों के लिए इसके साथ काम करना आसान नहीं है। लेकिन लक्ष्य हासिल हो गया। गेट बाकी की नीरसता और गेट से अलग दिखने लगे। कठोर सर्दियों में गेट के नए भराव का परीक्षण किया गया। सब कुछ ठीक है, सिर्फ नीचे पड़े सर्दियों के सूरज की तिरछी रोशनी ही अंतिम परत चढ़ाने में हुई मेरी गलतियों को उजागर करती है। लेकिन इससे मजबूती और टिकाऊपन पर कोई असर नहीं पड़ता। नई सरल तकनीक की वजह से आंगन में छोटे वास्तुशिल्प ढांचे काफी बार बनते रहते थे। पहले ही एक बाहरी शौचालय और ग्रीष्मकालीन शॉवर बना दिए गए थे। आपकी आंखों के सामने
डुबकी लगाने का एक टब और कंपोस्टर भी बनाया गया। इसलिए ये तय किया गया कि बगीचे की पगडंडियों का जाल बढ़ाया जाए जो इन नए ढांचों तक ले जाएंगी। पेनोप्लेक्स का व्यापक रूप से सड़कों के निर्माण में उपयोग किया जाता है। इसे रनवे के नीचे भी बिछाया जाता है। इसका उपयोग घर के चारों ओर की पट्टियों, पार्किंग और पगडंडियों के निर्माण में किया जाता है। ये मिट्टी को जमने से रोकता है और ठंड के कारण होने वाली मिट्टी की उभार की समस्या को हल करता है। पगडंडी की चौड़ाई अगर स्टैंडर्ड शीट और एक्सट्रूडेड पेनोपॉलीस्टाइरीन की चौड़ाई के बराबर हो तो मुझे वह संकरी लगी। अगर शीट की लंबाई के बराबर हो तो वह चौड़ी लगी, लेकिन अगर चौड़ाई 1.5 शीट के बराबर हो तो वह बिल्कुल सही है। मैंने अपनी योजना को 2 नमूनों पर जांचने का फैसला किया। मैंने काम को और भी आसान और सुविधाजनक बनाने की कोशिश की, और काम फर्श के स्तर पर नहीं बल्कि ज्यादा सुविधाजनक स्तर पर, मेज के स्तर पर किया। मैंने आसानी से पहली तरफ आधार सुदृढ़ीकरण परत लगा दी और उसे आगे सेट होने के लिए बैरल पर रख दिया। सपोर्ट का क्षेत्रफल कम था और प्रीफॉर्म मुड़ गई। अगर इसे ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो यह हमेशा के लिए मुड़ी रहेगी और ये सही नहीं है। थोड़ा हिलाने डुलाने के बाद जाली कुछ जगहों पर सिलवटें पड़ने लगी, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है। सब कुछ आसानी से ठीक किया जा सकता है। लकड़ी की बेंच प्लास्टिक की ड्रम की तुलना में ज्यादा मजबूत सहारा है। मेज को दूसरे हिस्से पर काम करने के लिए खाली कर दिया गया है। ये सारी झंझट इसलिए हुई क्योंकि मैंने अभी तक सेट न हुआ लटकती जाली वाला टुकड़ा को घास पर रखने का जोखिम नहीं उठाया। मुझे डर था कि किनारों से वह एक्सट्रूडेड पॉलीस्टाइरीन फोम से अलग हो जाएगी, और लटकती हुई जाली की जरूरत इसलिए थी ताकि पेनोप्लेक्स के टुकड़े को उसी से लपेटा जा सके। इस तरह सभी किनारे भी मजबूत हो जाएंगे। अगर किसी को अब तक पता नहीं है तो मैं बता देता हूँ। करनी के दांतेदार हिस्से चिपकाने वाला मिश्रण को सतह पर ज्यादा समान रूप से लगाया जा सकता है बनिस्बत इसके कि इसे चिकने हिस्से से लगाया जाए। इसके साथ ही करनी को सतह के साथ एक ही कोण पर रखने की कोशिश करनी चाहिए। दांतेदार हिस्सा इसी के लिए बनाया गया है। अगर आप अलग अलग आकार के दांतों वाली करनी का इस्तेमाल करते हैं तो मिश्रण की अलग अलग मोटाई लगाई जा सकती है। साथ ही रेती के सतह के साथ झुकाव का कोण बदलकर भी परत की मोटाई बदली जा सकती है। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। यह काम कुछ वैसा ही है जैसे पेनोप्लेक्स के टुकड़ों को ग्लास फाइबर जाली और चिपकने वाले मिश्रण के लिफाफों में पैक करना। यह सुदृढ़ीकरण लपेटने की विधि है। धूप में, गर्मी में मिश्रण जल्दी सूख जाता था, इसलिए उसे गीला करना पड़ता था क्योंकि सीमेंट को नमी पसंद है। पहले 2 रास्ते के हिस्सों को बनाने के बाद मुझे समझ आ गया कि सब कुछ बन जाएगा और मैंने और सामग्री खरीद ली। क्षैतिज तरीके से प्लास्टरिंग करते समय मौसम की शुरुआत में सर्दी के बाद शरीर जल्दी ही ऐसी स्थिति में काम करने का आदी हो जाता है और कुछ ही दिनों में यह बिल्कुल आसान हो जाता है। समझते हुए कि कुछ लोग जिनकी चिकित्सकीय वजहों से फर्श के स्तर पर काम करना ठीक नहीं है, मैंने यह सुनिश्चित किया कि ऐसा रास्ता टेबल के स्तर पर भी बनाया जा सकता है। निर्माण की यह विधि लगभग सभी के लिए उपयुक्त है। आगे मैंने अपने लिए पहले से ही सामान्य स्थिति में काम करने का फैसला किया जब तैयार किया जा रहा टुकड़ा फर्श के स्तर पर होता है, वरना लटकती हुई जाली के चारों ओर बहुत झंझट होती है और फिर काम बड़े पैमाने पर चल पड़ा। अंतिम समतलीकरण के लिए मैं चौड़ा स्पैचुला इस्तेमाल करता हूँ। यह यूरो फिनिश जैसी बिल्कुल चिकनी समतल सतह की जरूरत नहीं है, बस आंख के अंदाजे से समतल कर लेना काफी है। मिनी पूल। सेप्टिक टैंक की बनावट के दौरान कुछ गोल किनारे वाले टुकड़े बच गए थे, जिनमें से एक को मैंने रास्ते के लिए इस्तेमाल किया। मैंने पहली नई तरह की पगडंडी उसी छोटे पूल तक बिछाने का फैसला किया। मैं इस तरह के मिश्रण से भी परिचित हुआ। पेनोप्लेक्स को लपेटने का काम मेज पर करना ज्यादा सुविधाजनक लगा। और इस तरह के मिश्रण के साथ भी मैंने काम किया है। एक लिफाफा जो बाकी लिफाफों से अलग है। ट्रैक का हर अगला हिस्सा पहले से बेहतर और बेहतर बनता गया। मैंने एक साधारण सा स्केच बनाया और उसकी मार्किंग को किनारों पर ट्रांसफर कर दिया। सबसे सस्ता टाइल्स का गोंद मिलाया। मैंने उसे ट्रैक के हिस्सों पर बराबर परत में लगाया स्पैचुला से और उसे प्राकृतिक ऊबड़ खाबड़पन देने की कोशिश की।
कुछ घंटों बाद जब टाइल्स का गोंद जमने लगा तो किनारों की मार्किंग के सहारे पतली लाइनों में मार्किंग कर दी। ये लाइनें इसलिए बनाई गईं ताकि रास्ते के किनारों पर बिछे पत्थरों जैसी नकली बनावट बनाई जा सके। मैं खुद को एक मूर्तिकार जैसा महसूस कर रहा था जो अपने बगीचे की छाया में बारेलिफ बना रहा हो। जब मैं तार के टुकड़े से बिछे पत्थरों की लकीरें खींच रहा था तो जानबूझकर निशान से थोड़ा हटकर खींचता था। इससे ये ज्यादा असली लगता है। रास्ते की पट्टियों के बीच में इम्प्रोवाइजेशन के लिए कोई निशान जरूरी नहीं था, क्योंकि यह प्रक्रिया बस रचनात्मक थी। सब कुछ बहुत आसान है, जैसे कि पिछले सभी प्रोजेक्ट्स में था। फिर मेरी पत्नी भी इस रचनात्मकता में शामिल हो गईं। उन्होंने मेरे द्वारा बनाए गए बारेलिफ्स की पेंटिंग का जिम्मा लिया। आपने मूर्तिकारों का बगीचा देखा है और यह कलाकार की कार्यशाला है। हर जगह विश्व स्तरीय कृतियां हैं। जैसा कि आपने समझा, ये कोई काम नहीं बल्कि मजा ही मजा है। अगर हम रचनात्मकता को अलग रख दें तो हमारे काम का संगठन शायद ठेके पर काम करने वाली टीम जैसा ही था। मेरे लिए दोनों एक जैसे ही हैं। आमतौर पर क्लासिक बगीचे की पगडंडियां बहुत भारी होती हैं, क्योंकि वे भारी सामग्री जैसे कि फुटपाथ की टाइलें, प्राकृतिक पत्थर, पेवर ब्लॉक, कंक्रीट से बनी होती हैं, ताकि ये भारीपन समय के साथ जमीन में न धंस जाए और ठंड के कारण जमीन के उभरने से बचाव हो सके। इसके लिए आधार की बहुत अच्छी तैयारी जरूरी होती है। इसके लिए बहुत मेहनत और महंगे निर्माण सामग्री जैसे रेत, बजरी और गारे के लिए सीमेंट की जरूरत होती है। इन सब के नीचे मजबूती के लिए पेनोप्लेक्स बिछाना भी अच्छा रहता है। पैनल की मजबूती की जांच। ये अभी सिर्फ 2 दिन पुरानी है। सोचिए 28 दिन बाद क्या होगा जब मिश्रण पूरी तरह से मजबूत हो जाएगा। तो हमारी यह पगडंडी तो सिर्फ सामान्य पगडंडी के बेस तैयार करने से भी सस्ती पड़ती है। मैंने तय किया कि इस इनोवेटिव पगडंडी को बिछाने के लिए सिर्फ घास की ऊपरी परत हटाना ही काफी है। ऐसी पगडंडी को एक जगह बनाकर लगभग मुफ्त में अपनी गाड़ी से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। अफसोस, पहले ये ख्याल नहीं आया, वरना डॉलर में 1000 का घर प्रोजेक्ट के चारों ओर का प्लिंथ प्रोटेक्शन ऐसा ही हो सकता था। पगडंडी इंसुलेटेड प्लिंथ प्रोटेक्शन भी हो सकती है। आशा है कि भविष्य में ऐसी पगडंडियां हमारे पेनोप्लेक्स लैंड के सभी हिस्सों को जोड़ देंगी। इसे बिछाना बहुत आसान और हल्का काम है। चैनल पर पहले से ही एक छोटा वीडियो है जिसमें इस पगडंडी का महिलाओं की हील्स और कंक्रीट से भरी ठेला गाड़ी से परीक्षण किया गया है। टेस्ट शानदार तरीके से पास हो गए हैं। हमारी ये प्रगतिशील पगडंडी सर्दियां ऐसे काटती है। वीडियो के रिलीज के समय मध्य सागरीय शैली की बगिया की पगडंडी का काम पूरा हो गया है। अब बारी है बार का काम देखने की। हर नया पेनोप्लेक्स प्रोजेक्ट मैं लकड़ी की आरी के ब्लेड से उसकी जोरदार कटिंग से शुरू करता हूँ, यानी मैं उसे खुरदरा बना देता हूँ। मेरे लिए ये अब एक तरह की आदत बन गई है। इस चरण को छोड़ा भी जा सकता है और सीधे खुरदरा इंसुलेटर खरीदा जा सकता है, जिसे पेनोप्लेक्स दीवार कहा जाता है। प्लिंथ को इंसुलेट करने के लिए पेनोप्लेक्स नींव बहुत अच्छा रहेगा। एक और भी मजबूत पेनोप्लेक्स एक्सट्रीम भी आता है, लेकिन मेरी परियोजनाओं के लिए तो सामान्य पेनोप्लेक्स कंफर्ट ही काफी है। चलना अब और भी आरामदायक हो गया है। हमारे प्लॉट के दोनों तरफ अब तक ठीक से बाड़ नहीं लगी है। जो बजट में फिट बैठती हैं, वे बहुत ही फीकी लगती हैं। मेरा मतलब प्री फैब्रिकेटेड कंक्रीट और नालीदार धातु की चादर वाले बाड़ों से है। यूरो पिकेट बाड़ महंगा है, वेल्डेड यूरो पैनल से बनाना भी महंगा है, भरोसेमंद नहीं है और बिल्कुल भी देहाती जैसा नहीं लगता। ईंट की दीवार के लिए पूरी तरह से पट्टीदार नींव चाहिए। सुंदर है लेकिन बहुत ही महंगा है। लकड़ी की पट्टियों से सुंदर लगता है, लेकिन टिकाऊ बनाने के लिए बार बार पेंट करना पड़ेगा। जालीदार तार से सस्ता है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे कुछ लगाया ही नहीं है। बिना तेज किए गए फुटेज एक बार फिर साबित करते हैं कि सब कुछ बहुत ही आसान है। मेडिटेरेनियन स्टाइल की हमारी पसंदीदा होममेड फिनिशिंग के लिए बुनियादी सुदृढ़ीकरण परत की समतलता को लेकर ज्यादा मेहनत करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इस प्रोजेक्ट का मकसद ऐसा बाड़ बनाना है जो दिखने में मजबूत और महंगा लगे, और अगर हो सके तो मेडिटेरेनियन स्टाइल में हो, लेकिन साथ ही वो हल्का, सस्ता और लगाने में आसान भी हो। मेरी जेनेटिक मेमोरी ने मुझे बताया कि ऐसे बाड़ के लिए खंभे सबसे आसान और तेज तरीका है कि बस उन्हें गाड़ दिया जाए। खंभों को आसानी से गाड़ने के लिए मैंने एक साधारण सा उपकरण भी बनाने की कोशिश की। निश्चित रूप से मेरे पूर्वजों का संबंध भी नोकदार लकड़ी की बाड़ें बनाने से रहा होगा, और शायद उन्होंने भूमध्य सागर तक पहुंच की खिड़की खोलने का भी सपना देखा होगा। यही वजह है कि मुझे भूमध्य सागरीय शैली इतनी पसंद है। दोनों तरफ से मजबूत की गई सामग्री की मजबूती एक तरफ से मजबूत की गई सामग्री की मजबूती से काफी अलग होती है। ये तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स ही है। बाहर धीरे धीरे पतझड़ अपने पूरे अधिकार में आ रही थी, ठंडी और नम रातों के साथ। इसलिए मैं बार के बाकी बचे 80 मीटर को लगाने की हिम्मत नहीं कर पाया, और वैसे भी पहले सब कुछ अच्छी तरह से जांचना और परखना जरूरी है। इसलिए शुरुआत में यह तय किया गया कि एक अंदरूनी बाड़ बनाई जाए जो बगीचे को सब्जी के खेत से अलग करे। मुझे वे लोग माफ करें जो हर पश्चिमी चीज को पसंद नहीं करते। यह बाड़ हमारी सामान्य पूर्वी स्लाविक 2 मीटर ऊंची बाड़ की तरह नहीं होगी, बल्कि यह छोटी लगभग 1 मीटर की होगी और ज्यादा यूरोपीय बाड़ जैसी होगी। माफ कीजिएगा कि ये कोई किले के परकोटे जैसी भारी भरकम बाड़ नहीं है, लेकिन टेस्ट और प्रयोग के लिए ये ठीक है।
बगीचे और खेत के बीच 2 मीटर ऊंची बाड़ कुछ ज्यादा ही है। वैसे हम पूर्वी स्लाविक लोगों पर, जिनमें हम बेलारूसी भी शामिल हैं, अक्सर ऊंची और रोशनी न आने देने वाली बाड़ लगाने की आदत के लिए मजाक उड़ाया जाता है। हर तरह के यूरोपीय, अमेरिकी लोग, जिनके यहाँ अक्सर प्लॉट्स के बीच कोई बाढ़ ही नहीं होती, हमारा मजाक उड़ाते हैं। खासकर वे लोग जो पहले हमारे थे लेकिन अब बाहर चले गए हैं और जैसे यूरोपीय बन गए हैं, वे सबसे ज्यादा मजाक उड़ाते हैं। मेरा मानना है कि बाड़ लगाने की प्रवृत्ति कई स्तरों पर आधारित है, सामाजिक, राजनीतिक, दार्शनिक और वास्तुकला से जुड़ी हुई। दार्शनिक दृष्टिकोण से देखें तो बाड़ें इंसान की अंदरूनी जरूरत से जुड़ी हैं, हर चीज में व्यवस्था और संरचना लाने की चाहत से। अगर अधिभौतिक सीमाएं न हो तो एक सामान्य समाज बनाना संभव ही नहीं है। जब सीमा स्पष्ट नहीं होती तो सीमा का एहसास भी नहीं होता। ऐसी स्थिति में एक विशाल हाशिए की जोन बन जाती है, अव्यवस्था और अराजकता की जोन। इसका मतलब है कि हम बस व्यवस्था को पसंद करते हैं। मुझे पता है कि अक्सर हमारे प्लॉट्स पूरी तरह अराजकता जैसे लगते हैं। हाँ, हम चीजें जमा करने की प्रवृत्ति रखते हैं और जब एक अराजकता को दूसरी अराजकता से अलग कर दिया जाता है तो यह भी अच्छा है। इससे पूरी तरह अराजकता नहीं होती। पत्नी इंतजार नहीं कर पा रही थी कि मैं तैयार बेस रिलीफ्स कब सौंपूंगा। इस्तेमाल किया हुआ इंजन तेल मुफ्त, लंबे समय से परखा हुआ एंटीसेप्टिक है। मैंने तय किया कि इनोवेटिव बाड़ के तैयार हिस्सों को खंभों से सिर्फ बिंदुवार नहीं बल्कि पूरी लंबाई में लकड़ी की पट्टियों से दबाकर ज्यादा मजबूती से जोड़ना बेहतर रहेगा। इसके लिए मैंने खंभों के सामने पत्थर की बनावट के बिना जगहें छोड़ दी। एक्सपेरिमेंट के दौरान पाया कि खंभे गाड़ने का सबसे कम मेहनत वाला तरीका यह है कि पहले छोटे साइज की प्रोफाइल पाइप से गड्ढा बना लिया जाए। गड्ढे में पानी डालना भी काम को आसान बना देता है। मेरी पत्नी ने हमारी नई कृति को पत्थर के लिए एंटीसेप्टिक एक्रिलिक वार्निश से कोट किया और मैंने अतिरिक्त मजबूती के लिए सिरों को आर्म कर दिया। ऐसी बाड़ों को आप ढेर सारे फिनिशिंग कोट से सजा सकते हैं, चाहे वो लगभग मुफ्त के घरेलू बने हों या बाजार से खरीदे हुए हों। ये 50 साल या उससे भी ज्यादा चलने चाहिए। मुझे लगता है बार अच्छी बनी है। पेनोप्लेक्स लैंडिया में एक नया प्रोजेक्ट है। ये बार अब सर्दियों की परीक्षा से गुजर रही है। हमारा कृषि विषय भी पेनोप्लेक्स से अछूता नहीं रहा। जब बोर्डों से बनी क्यारियों को फिर से बनाने का समय आया, मैं लकड़ी की अल्पायु के बारे में कुछ नहीं कहूंगा, यह तो वैसे भी दिख रहा है। जब मैंने वे क्यारियां बनाई थीं, तब मुझे इस तकनीक के बारे में नई जानकारी नहीं थी। जितना जियो उतना सीखो। पेनोप्लेक्स आधारित कंपोजिट से बनी ऊंची गर्म कैरी मैंने उससे पिछले सीजन में बनाई थी और पिछले सीजन में उस पर सजावटी फिनिशिंग कोटिंग लगाई थी। इसलिए मैं इसे नए प्रोजेक्ट्स के साथ एक कतार में रखना चाहता हूँ। इसी की सजावट से सीजन की शुरुआत हुई थी। एक्सट्रूडेड पॉलीस्टायरीन फोम की शीटें को लंबाई में जोड़कर मैंने उन्हें एक गर्म मिश्रित सामग्री में बदल दिया। मैंने वह गहराई भी चिन्हित की जिसमें मैंने बॉर्डर को गाड़ने का फैसला किया। मुझे पता है कि कुछ लोग पेनोप्लेक्स पर भरोसा नहीं करते। वे कहते हैं कि यह केमिकल है। तो चलिए उदाहरण के लिए पॉलीथीन शीट का सफर देखते हैं। यह बिल्कुल भी प्राकृतिक नहीं है, लेकिन हम इससे टमाटर, खीरे को ध्यान से ढकते हैं। उत्तर क्षेत्रों में इसके बिना बागवानी करना बिल्कुल असंभव है। एग्रो टेक्सटाइल्स के उत्पादन के लिए पॉलीप्रोपाइलीन, पॉलीएथिलीन टेरेथिलेट, पॉलीएमाइड का उपयोग किया जाता है। मानवता को पॉलीएथिलीन एग्रो टेक्सटाइल से डरना छोड़ने में कितने साल लगे? पुराने बहुत पहले खराब हो चुके सड़क के शौचालय की जगह हमारे यहाँ लगभग 3 साल पहले पेनोप्लेक्स से बना नया बाहर का शौचालय आया। इसलिए पुराने शौचालय के बचे हुए हिस्सों को सबसे मोटे ऑर्गेनिक पदार्थ के रूप में इस्तेमाल किया गया और नई क्यारी की तली में बिछा दिया गया। निर्माण की नई तकनीकों से पुरानी तकनीक की जगह ली जा रही है। मोटे ऑर्गेनिक पदार्थ पर जमा की गई बुरादे को भी डाल दिया गया। मैंने इसे बुरादा कंक्रीट के लिए इकट्ठा किया था, लेकिन एक्सट्रूडेड फोम पॉलीस्टायरीन के साथ काम करने के बाद मुझे लगता है कि ओपिल्का कंक्रीट लोक निर्माण तकनीकों के विकास में एक बंद रास्ता है। और ये तो बस ऊर्जा का खजाना है। ये बायोमास जो पतझड़ से पड़ी हुई है, बगीचे की छटाई से निकली शाखाओं को गार्डन श्रेडर से पीस कर बनाई गई है। शुद्ध ऊर्जा। आगे मैंने कंपोस्टर से निकली छोटी जैविक सामग्री का इस्तेमाल किया जो अभी तक ह्यूमस में नहीं बदली थी। ऊपर से सब कुछ निकाली गई मिट्टी से ढक दिया। ऊंची गर्म क्यारी के काम करने के सिद्धांत में मोटी और बारीक जैविक सामग्री के विघटन की प्रक्रिया शामिल है जो गर्मी उत्पन्न करती है। ये आपको जल्दी पौध रोपने और प्रकृति की अनिश्चितताओं से कम डरने की अनुमति देता है। ऐसी क्यारियां
जोखिम भरे कृषि क्षेत्रों में भी आराम से बागवानी करने की सुविधा देती हैं। तो हमारा यह गर्म कंपोजिट गर्म क्यारी में गर्मी के बेहतर वितरण में मदद करता है। जल रोधकता नमी को किनारों से बाहर जाने नहीं देती, जैसा कि अक्सर होता है। मैंने नई क्यारी को इस्तेमाल में लाने की सारी समय सीमाएं चूक गया, इसलिए मैंने इसे अपनी पत्नी को सौंपने का फैसला किया, फिलहाल बिना फिनिशिंग के। आमतौर पर ऊंची गर्म क्यारियां पूरी तरह से काम करने के लिए दूसरे या तीसरे सीजन में आती हैं। जैविक पदार्थ को समय चाहिए। नई क्यारी ने सर्दी बहुत अच्छे से काटी और मैंने इसका बाहरी रूप सुंदर बनाने का फैसला किया। वैसे भी अलग अलग बचे हुए सामान इकट्ठा हो गए थे। कृपया सख्ती से मत आंकिए, यह पत्थर जैसा रूप देने का मेरा पहला अनुभव था। सब कुछ बहुत ही साधारण तरीके से किया। शुरुआती वसंत में ठंड होती है और ताकि सजावट का सारा काम बेकार न जाए, मुझे क्यारी को ढकना पड़ता था। आखिरकार टाइल चिपकाने वाला गोंद सूख गया। पत्थरों की नकल को मैंने बस रंगीन एंटीसेप्टिक वार्निश से ढक दिया और जोड़ों को मैंने गारे के प्राकृतिक रंग में ही छोड़ा। इस बात से कि क्रोकस फूल खिल गए हैं, यह बिल्कुल भी साबित नहीं होता कि बसंत ने पूरी तरह से सर्दी को हरा दिया है। ठंड अभी भी लौट सकती है और लौटती भी है। लेकिन हमारा गर्म क्यारियों से कई सालों का साथ है। ये हमें हमेशा मदद करती हैं। पिछला सीजन में क्यारी कुछ ऐसी दिखती थी और जब मैं ये वीडियो एडिट कर रहा था तब क्यारी बर्फ के नीचे ऐसे छुपी हुई थी। जब बहुत ज्यादा ठंड हो गई और बाहर काम करने का मन नहीं हुआ तो मैं गैराज वर्कशॉप में चला गया। इस सामग्री के साथ काम करते हुए कड़ाके की सर्दी में भी बनाने संवारने का काम बंद नहीं करना पड़ता। बस आपको थोड़ी सी जगह चाहिए जिसमें तापमान 0 से ऊपर हो। इस बार मैंने बाग की फर्नीचर बनाने का मन बना लिया। शुरुआत में मैंने एक छोटा सा आउटडोर सोफा बनाने का फैसला किया। इसे बनाते समय मैंने पेनोप्लेक्स को मोड़ने की अपनी कला का भरपूर इस्तेमाल किया। वीडियो लंबा हो गया क्योंकि हर एक चीज के बारे में 2 शब्दों में बताना मुमकिन नहीं था। अब खत्म करने का समय है। इस इनोवेटिव सोफा को बनाने की पूरी प्रक्रिया वाला वीडियो नीचे दिए गए लिंक में है। जो लोग गार्डन फर्नीचर पर कई गुना बचत करना चाहते हैं, उनके लिए यह दिलचस्प हो सकता है। लिंक पर जाएं और देखें। जिन सभी चीजों के बारे में मैंने यहाँ बताया है, उनके डिटेल वीडियो के लिंक भी नीचे दिए गए हैं। देखिए और आपके लिए सब कुछ बिना किसी परेशानी के हो जाएगा। और क्या है जो मैंने अभी तक नहीं बताया? हर जगह मैंने 160 ग्राम प्रति वर्ग मीटर घनत्व वाली जाली का इस्तेमाल किया है। मैंने कोशिश की कि मैं हमारी बेलारूसी जाली ही खरीदूं। यह चीनी जाली से महंगी है, लेकिन इसके साथ काम करना ज्यादा अच्छा लगता है। ये हाथ में रेशों में नहीं बिखरती। इसका मुख्य पैरामीटर है खींच कर तोड़ने की मजबूती। ये लेबल पर लिखा होता है। अक्सर मुझे 1801 और 900 और 2000 x 2000 की मार्किंग वाली जाली ही मिलती थी। ये संख्याएं जितनी बड़ी होंगी, जाली उतनी ही मजबूत होगी। पेनोप्लेक्स आप किसी भी बिल्डिंग मटेरियल की दुकान से खरीद सकते हैं या वेबसाइट से ऑर्डर कर सकते हैं। लिंक मैं वीडियो के नीचे छोड़ रहा हूं। अब ऐसे साहसी लोग भी सामने आ रहे हैं जो न सिर्फ छोटी वास्तुशिल्पीय संरचनाओं पर बल्कि एक्सट्रूडेड पॉलीस्टाइरीन फोम से बने काफी बड़े बिना फ्रेम के ढांचों पर भी हाथ आजमा रहे हैं। इतनी जल्दी जोश में आना शायद जरूरी नहीं है। मेरे प्रोजेक्ट $1000 में घर में मैंने पेनोप्लेक्स की दीवारें फ्रेम के साथ मिलाकर बनाई थी। लेकिन साहसी लोग ही समंदरों को जीतते हैं। तो एक बड़ा सा लाइक करें। पेसनी याशा कोसियाका चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे डजन टिकटॉक और इंस्टाग्राम को भी फॉलो करें। सभी लिंक वीडियो के नीचे हैं। घंटी का बटन भी दबाएं, तब मैं आपको जरूर सूचित करूंगा। पूरी दुनिया में शांति स्थापित हो। धन्यवाद।